अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष में उत्तर पद के परे रहते और समाहार के वाच्य होने पर इस तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे। तो इसमें आइए, सबसे पहले प्रस्तुत है उत्तर पद के परे होने पर तत्पुरुष समास जो होता है वह स्थिति कहां बनेगी। उत्तर पद परे हो, इसका मतलब ये है कि जहां पर उत्तर पद अर्थात समास का चरम अवयव जिसको कहते हैं कि देखिए, जब दो पदों में समास होता है, ध्यान दें, दो पदों में होने की जो प्रक्रिया है वो है समास। ये दो पद हैं, इन दोनों पद के बीच में होना है समास। लेकिन ये पद इस तत्पुरुष की स्थिति कब बनती है, जब इसके बाद भी कोई इधर एक पद परे हो। तो इसको मान करके इधर वाले दो पदों में यह समास होता है। तो पहले उत्तर पद परे रहते की कंडीशन समझ लीजिए। तो यह जो पद होगा इसको हम कहेंगे उत्तर पद परे है। ठीक है, स्पष्ट है ना सरोज जी? अब ये स्थिति कब बनेगी? दरअसल जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं। तो यह कंडीशन बनेगी बहुब्रीहि समास में जाकर के, क्योंकि दो से अधिक पदों में बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व भी होता है हालांकि, लेकिन बहुब्रीहि होता है। स्थिति इन्होंने बहुब्रीहि से ली है। तो यहां पर अब ऐसी बात नहीं है कि तत्पुरुष में नहीं होता है अनेक पदों में समास। वो रेयर केस है जहां होता है, और उन सबको भट्टो जी दीक्षित जी ने समासाश्रय प्रकरण में गिनवा दिया है। वो समासांत प्रकरण में बता दिया है कि ये यहाँ पर होगा, तो वहां वो देख लेना चाहिए आपको। यहाँ पर जब ये कहा कि उत्तर पद के परे रहते जो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा, सत्यम जी सुन रहे हैं ना? तो जी जी यहाँ बिल्कुल। पंचगावो धनम यस्य, यहाँ पर बहुब्रीहि समास किया है। सबसे पहले जो समास है वो है बहुब्रीहि। तो पंच, यहाँ पर ध्यान दें, पंच गावो और धनम, ये तीन पद है। यस्य करके बहुब्रीहि समास का ये विग्रह किया। हालांकि बहुब्रीहि समास अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी आप समझ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत भरी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुब्रीहि समास। ये तो इन्होंने लौकिक विग्रह मूल में लिख ही दिया है। अलौकिक विग्रह को आप ऐसे समझें, पंचन जस गो जस धन सु, ये तीन डिवाइडेशन इसमें आप कर लें। आपके ये तीन पद हो गए। पंचन जसति एकम पदम, गो जसति द्वितीयम पदम, और धन सुहिति तृतीयम पदम। तो धन सु यह उत्तर पद में है परे। इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो अब क्या करेंगे, ऐसा त्रिपद बहुब्रीहि होने पर, त्रिपद जब बहुब्रीहि समास हुआ, तो यहां पर ही द्वंद्व तत्पुरुषयोग इसी कंडीशन में, ध्यान दीजिए, जहां बहुब्रीहि समास किए हो, ये तीन पदों में जो समास है वो अनेक मन्य पदार्थे सूत्र द्वारा बहुब्रीहि समास होगा। और इसी के, देखो, जब बहुब्रीहि समास कर लिया, हो सके बावजूद भी जो बहुब्रीहि संज्ञा किन की होगी, ध्यान दें, यहाँ पर बहुब्रीहि जो संज्ञा होगी वहां पर इस पूरे की बहुब्रीहि संज्ञा है। पंचन जस गो जस धनसु, इसको इतने में हमारा बहुब्रीहि समास है। और यह आपका कहाँ है तत्पुरुष समास, ये वाला जिसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वो है आपका पंचन जस गो जस में।
ठीक है, इन दो के भीतर क्या है, यहाँ तत्पुरुष समास होगा, अर्थात तत्पुरुष उसका नाम हो जाएगा। तो ये बहुब्रीहि के भीतर आ गया ये वाला तत्पुरुष। आप ऐसे तत्पुरुष, ऐसे समासों को आगे चल के ये भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि गर्भ है, तत्पुरुष समास है इसमें, अर्थात इस बहुब्रीहि के गर्भ में तत्पुरुष है। ठीक है, तो इसको कहेंगे तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समासः, इस नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आपके टीकाकारों ने, जैसे भैमी व्याख्याकारों ने, इसको अवांतर तत्पुरुष कहा है। अवांतर तत्पुरुष अर्थात एक बार तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया, और जो है अब दूसरा जो है इसके भीतर जो है तत्पुरुष समास भी कर लिया। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है, और आप जानते हैं कि ये विभाषा के अंतर्गत है, तो तत्पुरुष समास यहाँ विकल्प से हो सकता है। उसी वैकल्पिक, उसकी विकल्पता को रोकने के लिए यहाँ पर यह वार्तिक बनाया गया कि नहीं, यहाँ तत्पुरुष समास विकल्प नहीं करना है। उत्तर पद के परे रहते जो तत्पुरुष समास करना है वो विकल्प नहीं करना है, बल्कि नित्य करना है। इसके लिए एक वार्तिक को वार्तिककार ने उद्धृत किया, द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम। द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष के, वो द्वंद्व तत्पुरुषयो हो अर्थात द्वंद्व और तत्पुरुष में उत्तर पदे, अर्थात उत्तर पद के परे रहते द्वंद्व तत्पुरुष विधान है जहाँ, वहां पर नित्य समास वचनम। इसका अर्थ ऐसे किया है, उत्तर पदे परतः यऊ द्वंद्व तत्पुरुषौ, उत्तर पद के परे रहते या तो द्वंद्व हो या तत्पुरुष हो, तऊ नित्यमेव भवतः, वो नित्य ही हो जाते हैं, न तो विभाषया, वहां पर विभाषया अर्थात विकल्प से समास नहीं होता, नित्य ही समास होता है। तो जब हम समास नित्य करेंगे, इसका फल क्या है, उसका फल आगे बताया जा रहा है, गोर तद्धित लुकी, ये इसका फल है। तो अभी तक आपने समझा पंचन जस गोजस, इस समुदाय में जो समास है वो बहुब्रीहि है, और इसके घटक पंचन जस गोजस में जो समास है वह समास है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है जी, ये स्थिति आपको एकदम क्लियर हो, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहां जब आपने इतना कार्य कर लिया, फिर लगाना है गोर तद्धित लुकी, क्योंकि तत्पुरुष संज्ञा करने का कुछ फायदा क्या है। जब बहुब्रीहि समास यहाँ हो ही रहा है, सब काम हो जाते, तत्पुरुष का फायदा जानिए करने का क्या है, और नित्य करने का फायदा क्या है, वो फायदा बताता है गोर तद्धित लुकी। सूत्रार्थ होता है, गोन्ता तत्पुरुषाट स्यात् समासांतो न तु तद्धित लुकी। गो अंतात तत्पुरुषात, अर्थात गो शब्द अंत वाला यदि तत्पुरुष हो, तो देखिए हमारा यहाँ पर, हाँ तो समासत्वात् एक कार्य तो कर ही ले, वो तो छूट ही गया। जब आप समास कर लोगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और जो विभक्ति है, जैसे यहाँ पर जस, इसका लुक कर देना, ये दोनों जगह जस, इधर शु का भी लुक कर देना। अब ये गोंत तत्पुरुष हो गया, अर्थात गो अंत वाला तत्पुरुष है ना। कहाँ मिला आपको ये, यहाँ पर ऐसा तत्पुरुष जहां पर गो शब्द अंत में है। तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। क्या समझे, समासांत टच प्रत्यय हम यहाँ पर कर देंगे। तो गो शब्द से जब समासांत टच प्रत्यय किए, विभक्तियों का लुक होने के अनंतर, इन विभक्तियों को भैया लुक समझना, टच करेंगे तो टच में चकार की संज्ञा है, टकार की भी संज्ञा है, अकार बचेगा, और पंचन के नकार का हो जाएगा नलोपा प्रातिकांत से लोप। तो स्थिति हो जाएगी पंच गो अ, ओकार को अब आदेश कर देना अच के परे रहते, तो पंच गव धन ऐसा बनेगा। और यहाँ पर तो आपने बहुब्रीहि समास किया है, वैसे तो धन शब्द नपुंसक लिंग है, किंतु अब ये तो बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास में तो अन्य पद का लिंग होता है, इसलिए यहाँ पर जो लिंग व्यवस्था होगी, तो पंचगावो धनम यस्य, इसके कारण
5 गाय हैं धन जिसका, ऐसे पुरुष उसको अनुसार लिंग व्यवस्था हुई, तो यहाँ पंच गव धना ऐसा प्रयोग बना। ठीक है सरोज जी, समझ में आया? मैं इसको एक बार संस्कृत के माध्यम से भी बोल देता हूँ। गीता प्रेसकार ने इसकी सिद्धि ऐसे की है, वो ये समझिए, लिखा है पंचन जस गो जस। ये समझना इस प्रकार को, क्योंकि भैमी व्याख्याकार ने थोड़ा दूसरे तरीके से सिद्धि को किया है। पहले आप इसे सुन लें। पंचन जस गो जस और धनसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वम अनेक मन्य पदार्थे इति बहुब्रीहि समासः। पहले अनेक मन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास करिए ऐसी कंडीशन में। तदनु तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति तत्पुरुष समासे प्रातिपदिकत्वात्, फिर तत्पुरुष समास कर लिया ना। अब जब दोनों समास कर लिए, प्लीज ध्यान दें, जब दोनों समास कर लिए तब सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो इति सुपो लुकी, तब आप सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ और पुस्तकों में क्या अंतर है मैं आपको बताऊं। कुछ पुस्तकों में जैसे क्या किया गया है कि पंचन जस गो जस धनसु, ऐसी स्थिति होने पर अनेक मन्य पदार्थ से समास और विभक्ति का लुक तत्काल ही कर दिए हैं। उसके बाद वो तद्धितार्थोत्पद समाहारे से पुनः समास किए हैं पंचन और गो का। इस तरीके की कुछ रीति अपनाई गई है। तो हमें जो रीति सही लगी वो यही सही लगी जो गीता प्रेसकार ने लिखी है और भी कुछ टीकाकारों ने लिखी है। इस तरीके से इसको सिद्ध करना चाहिए कि पहले अनेक मन्य पदार्थ थे और तद्धितार्थोत्तर समाहारे चाहे सूत्र के द्वारा और इस वार्तिक की सहायता से नित्य समास वचन का विधान करके और फिर आगे के कार्य करने चाहिए। फिर क्या, सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लुक और अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके, पद मान करके नलुपा प्रातिपदिक से नकार का लोप कर लेना, तो स्थिति हो जाएगी पंच गोधन इत्यवस्थायाम। जब ऐसी अवस्था होगी तो गोर तद्धित लुकी। हाँ, मुझे एक बात तो आपको बताना, इसमें भूल ही गया मैं, कि तद्धित लुकी का मतलब क्या है। ये थोड़ा नया शब्द है। तद्धित लुकी का मतलब है जहां तद्धित का लुक न हुआ हो, ऐसी जगह पर ही गोंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होगा। तद्धित का लुक क्या है? तद्धित मित्रों एक तद्धित प्रत्यय है कुछ, उन तद्धित प्रत्ययों का जहां लुक नहीं हुआ है, तो यहाँ तो भैया ना कोई तद्धिती प्रत्यय हुआ तो उसके लुक का कहाँ प्रसंग होगा। अतः यहाँ तद्धित का लुक नहीं है, अतः ये सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा। और जहां तद्धित का लुक है, ऐसे गुंत तत्पुरुषों से ये टच नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रत्युदाहरण उदाहरण आपको देख लेने चाहिए, टीकाओं में आपके हैं। अब स्थिति ये हुई पंच गोधन, ऐसी अवस्था में गो शब्दात गोर तद्धित लुकी थी टच, इससे टच कर देना और टच के अनुबंध लोप कर देना अवादेश से। इस ओकार को है ना गो, यहीं पर आ जाएगा तो अवादेश करके पंचगवधन ऐसा बन जाएगा इत्यतः। इससे प्रातिपदिकत्वात् सौ विभक्तौ अनुबंध लोपे रुत्वे विसर्गे च पंचगवधना इति सिद्धम। इस तरीके से इसकी सिद्धि होगी। हाँ सरोज जी क्या कह रहे थे, मुझे आप बताएं, अब बताएं। तो ये हुआ हमारा उत्तर पदे परतः का उदाहरण। यहाँ पर उत्तर पद परे है धनशु, अतः पंचन जस गोजस में समास हो जाएगा। ठीक है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, अच्छा ऐसा क्या हो गया भैया? अनम्यूट के लिए हमने रोका नहीं है भैया। एक बार आप जो है आ, आप जो है एक बार लेफ्ट राइट हो जाइए पुनः से, अनम्यूट अनम्यूट सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत हो जाती है। सत्यम जी आपका तो हो रहा है, मैं तो आपकी आवाज तो सुन ली थी ना। हाँ हाँ, हो रहा है। आपको कुछ ऐसी दिक्कत है तो दोबारा से एक बार बैक जाइए, मतलब लेफ्ट हो जाइए, पुनः से आइएगा फिर। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। सीखो, मैं आपको वो अब स्थल दिखाना चाहता हूँ कि इस दूसरे तरीके से देखो भैमी व्याख्याकार ने थोड़ा इसको किस तरीके से सिद्ध किया है, ये भी देख लीजिएगा आप। मैं आपको थोड़ा सा उसको भी दर्शा देता हूँ, क्योंकि भैया ये प्रक्रिया का बहुत भेद कहीं कहीं पड़ जाता है और यह जानना नितांत आवश्यक होता है। तो चलिए भैया, ये पूर्वशाला वाला तो बन गए थे। पंचगावो धनम यस्य, यहाँ देखिए यहाँ किस तरीके से कर रहे हैं इन्होंने। जो तरीका यहाँ अपनाया है, आप इस पर थोड़ा गौर करें। हाँ भैया, हम ये नहीं कह रहे ये गलत है, हम किसी को गलत कह नहीं सकते बहुत जल्दी। अब यहाँ पर पंचन जस, यहाँ देखो, यहाँ मैं एक बार शुरू से पढ़ देता हूँ। पंचगावो
धनम यस्य स पंचगव धना, 5 गोएं या बैल हैं धन जिसका, ऐसा व्यक्ति। यहाँ तृपद बहुब्रीहि समास के पंचन जस गो जस और धन सुई से अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र द्वारा बहुब्रीहि समास होकर कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपों का मतलब सुप इसमें कौन है, जस जस और सु, तो कह रहे हैं जस जस सु इनका लुक हो जाता है। ठीक है, अब ये लुक करके क्या कर रहे हैं कि पंचन गो धन ऐसा है। अब यहाँ धन उत्तर पद परे है, तो धन उत्तर पद के परे रहते तद्धित तार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से बहुब्रीहि के अंतर जो पंचन जो संख्यावाची पद है इसका समानाधिकरण गो के साथ अवांतर तत्पुरुष होकर, मतलब फिर एक तत्पुरुष समास होकर के, तो इन्होंने तत्पुरुष समास देखो एक बाद में किया है, प्रथमादिष्टम समास जन्म से पंचन का पूर्व प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ठीक है, आगे तो उन्होंने फिर इस वार्तिक का एक ये वार्तिक पढ़ा है, इसका उन्होंने अवतरण कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उन्होंने पहले उससे समास करके विभक्ति लुक कर ली है, तद्धितार्थोत्तर समास ऐसा समास बाद में किया है। ऐसा करना कहाँ तक आप उचित समझते हैं? क्योंकि जो समास है, समास तो होता है आपके सुबंतों का, तो जब आपने अनेक मन्य पदार्थ करके उसके सुबंत सुप प्रत्यय उड़ा ही दिए, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे वहां पर फिर तो हमें जो सुबंत पद नहीं है उनका समास करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका वही है जो हम अभी आपको दिखा है गीता प्रेसकार का, पहले दोनों सूत्रों से समास विधान एक साथ कर लीजिए और बाद में व्यक्ति युक्ति का लुक करिए, वो सबसे बढ़िया तरीका है। ऐसा ही देखो सुधा व्याख्याकार ने भी ये तरीका अपनाया है, आप इसे भी देखिए। ठीक है, ये लिखते हैं विद्वान यहाँ पर कि पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धना। और हाँ जी, अब सरोज जी, हाँ आप कहिए, आप क्या कहना चाहते थे, अब आप सर बोलिए। वो वार्तिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो द्वंद। वार्तिक ये कह रहा है कि द्वंद्व तत्पुरुष समास में उत्तर पद के परे रहते जो समास होता है वो नित्य होता है। नित्य होने का मतलब क्या है कि अभी आप यहाँ पर पढ़ रही हो कि जो भी समास हो रहा है वो वैकल्पिक विधान हो रहा है। वैकल्पिक विधान हो रहा है का मतलब ये है एक बार में तो समास युक्त पद भी साधु माना जाएगा और एक बार में उसका जो है लौकिक विग्रह वाक्य है वो भी साधु माना जाएगा। यही होता है कि नहीं बताओ, जो है जहां पर वैकल्पिक समास विधान है वहां जी सर। ऐसा होता है ना। लेकिन अब जो ये नित्य समास वचन किया जा रहा है, वैसे तो नित्य समास का हम लौकिक विग्रह नहीं प्रदर्शित कर सकते, वो अलौकिक विग्रह प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो लौकिक नहीं कर सकते प्रदर्शित। लेकिन नित्य समास वचन यहाँ पर करने की जरूरत क्या पड़ गई, यहाँ नित्य क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए करना पड़ रहा है, यह जो सूत्र है आगे ध्यान दें, आगे जो सूत्र दिया है गोर तद्धित लोकी, यह सूत्र, ये सूत्र कब काम करता है? गोंत तत्पुरुष हो, तत्पुरुष यानी कि वहां तत्पुरुष समास हो चुका हो, तो गोंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय करता है। कहने का मतलब जहां तत्पुरुष समास होगा वहां टच प्रत्यय इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये जी सर। स्थिति हुई। अच्छा, जब गोंत तत्पुरुष से टच होगा, अच्छा, अब यहां पर यदि ऐसा होता जी, समास वैकल्पिक होता, ये कैसा होता? समास वैकल्पिक होता तो क्या होता? समास होने की अवस्था में तो टच प्रत्यय हो रहा है, ठीक है, और जहां पर जहां पर गोर, अब ये क्या है, द्वंद्व तत्पुरुष का नित्य समास वचन करना है, अर्थात टच वाला ही हमें सुनाई दे हमेशा, नहीं तो क्या होता, इससे यह होगा कि उसका अब लौकिक विग्रह प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके करने से क्या होगा, उसका लौकिक विग्रह प्रयोग नहीं किया जाएगा और ना ही उस लौकिक विग्रह वाक्य में टच प्रत्यय वहां हो सकेगा।
इसी बात को आप देखें, ये भैमी व्याख्याकार भी लिखे हैं, पहले उनको ही दिखा दें, हम उसी को आगे पढ़ने वाले थे, इतने में जो है हमने सुधा व्याख्या का उदाहरण देने लग गए। देखो ये कह रहे हैं यहाँ से इसी बात को जो आप कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है, कहा कि परंतु ये अवान्तर तत्पुरुष वैकल्पिक है, क्योंकि यह महाविभाषा अधिकार में पढ़ा गया है, तो इसके वैकल्पिक होने से समासाभाव पक्ष में टच न हो सकेगा। अर्थात जहां पर समास अभाव पक्ष, अर्थात जहां समास नहीं हो तो वहां टच ना हो सकेगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि पंचगोधना इस प्रकार का रूप बनने लगेगा, क्योंकि अब तो यहाँ टच प्रत्यय नहीं हुआ ना, गो से, गो शब्द पे ध्यान दें, गो शब्द से ऐसी जगह टच प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि यह समास अभाव का मतलब यह है कि जब तत्पुरुष समास न होगा तब, तत्पुरुष समास न होगा तो आप कहोगे तो कौन सा होगा, अरे भैया ये बहुब्रीही तो है, ये है ना, तो पंचगोधन बहुब्रीही के कारण ये कनेक्टेड है। लेकिन इसमें जब पक्ष में आप तत्पुरुष समास जब यहां पर एक बार नहीं करोगे, एक बार करोगे, तो जब करोगे तब तो पंचगवधन, क्योंकि जब आपने तत्पुरुष समास किया तो टच भी हुआ, और जब तत्पुरुष समास नहीं करोगे तो गोंत तत्पुरुष नहीं होगा, वो तो टच प्रत्यय भी नहीं होगा। तो बताइए पंचगोधना ऐसा रूप बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सरोज जी? सर। जी सर। सर जब हाँ हाँ टच बोले। प्रत्यय नहीं नहीं होगा तब पंचको धन बनेगा। बनेगा ना तब, तो जी तब सर। ये पंचगोधना प्रयोग बनेगा। लेकिन पंचगोधना प्रयोग कब बन रहा है, जब हम तत्पुरुष समास नहीं कर रहे हैं। तत्पुरुष समास से विकल्प से व्यवस्था क्यों है, क्योंकि पीछे विभाषा का अधिकार है, जिसलिए तत्पुरुष समास वैकल्पिक होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। और जी जगह सर। तो क्या होता था, जब तत्पुरुष समास नहीं होता था तो वहां पर तो लौकिक विग्रह प्रयोग होता था पक्ष में। लेकिन जी सर। यहां पर क्या स्थिति आप आन पड़ी है कि जब तत्पुरुष समास नहीं होगा तो बहुब्रीही ही तो हो ही रहा है उनके अंदर, इन तीनों पदों में बहुब्रीही ही तो है ही है, तो जी पंचगोधन ऐसी स्थिति है। लेकिन बहुब्रीही के भीतर यदि आप तत्पुरुष करते हो तो गो शब्द से टच प्रत्यय हो करके टच का आ का जो आ बचता है, और अवादेश हो करके पंचगवधन ऐसा बचता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समास करने पर पंचगवधना ऐसा प्रयोग, और तत्पुरुष समास क्योंकि तब हो गया टच, और तत्पुरुष समास न करने पर आपका टच प्रत्यय नहीं हो सकेगा। ठीक है, टच प्रत्यय नहीं हो जी सर। सकेगा तो पंचगोधना ऐसा रूप बनना चाहिए। लेकिन वार्तिककार ने कह दिया कि जी नहीं, द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम, अर्थात जब उत्तर पद परे होगा तो द्वंद्व और तत्पुरुष का जो जो समास है उत्तर पद के परे रहते नित्य समास वचनम, वहां नित्य समास होता है। बताइए समझ में, नित्य समास होने से क्या होगा, हमेशा समास युक्त ही प्रयोग होगा। समास युक्त प्रयोग होगा का मतलब तत्पुरुष समास वहां होगा ही होगा, जी उसका सर। अभाव नहीं होगा। अभाव नहीं होगा तो वहां टच प्रत्यय की कोई प्रश्न ही नहीं है, अर्थात पंचगोधन ऐसा प्रयोग होना ही नहीं है फिर तो। ठीक है, यहां पर जी ये सर। इसका फल था। चलिए आप समझे होंगे इस बात को, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और वहीं से भैया देखो एक बार इसको भी फिर से पढ़ लीजिए, इन्होंने भी इस बात को लिखा है सुधा व्याख्याकार ने। सुधा व्याख्याकार लिखते हैं पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धना, और इन्होंने उसी तरीके से सिद्धि की है, भैमी व्याख्याकार ने ऐसी नहीं की है। पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धना इत्यत्र पंचनजस गोजस धनसु इति त्रिपदे बहुब्रीहौ अवांतर पंचनगो शब्दयो हो। अवांतर शब्द का प्रयोग किया जो मैं कह रहा था, ये कर रहे हैं प्राय। अवांतर का मतलब यह है कि इसके भीतर ही एक दूसरा और समास प्राप्त है, अवांतर यानी कि द्वितीय कोई दूसरा और। तो पंचगो शब्दयो, पंचगो शब्द के भीतर
तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति वा समासे प्राप्त, इससे विकल्प से समास प्राप्त था। तो फिर क्या करना पड़ा, विकल्प से समास होता तो अनिष्ट होता, जो अनिष्ट मैंने अभी बता ही दिया। द्वंद्व तत्पुरुषे और उत्तर पदे नित्य समास वचनम इति नित्य समासे कृते, नित्य समास करने पर शुपो धातु प्राकृतिको इति शुपो लुकी पंचन शब्दस्य नकारस्य न लोप प्राकृतिकान्तस्य इति लोपे पंच गो इत्यस्मात् गोर तद्धित लुकी इति टचि, टच प्रत्यय गोर तद्धित लुकी, ये सूत्र है। अनुबंध लोपे अवादेशे पंच गव इति बहुब्रीहौ अंतरे जाते, हाँ, बहुब्रीही अंतरे जाते मतलब ये बहुब्रीही के भीतर हुआ है ये समास। तो बहुब्रीह समासस्य समासस्यापि मतलब बहुब्रीही समास भी यहाँ पर हो चुका है, तो उसके बाद विभक्ति लोक लोक ये सब हो ही गया, तो प्राकृतिकत्वात् सौरलोपे और समुदायात् सौरुत्वे विसर्गे च तत्सिद्धि ही। समझ में आ गया क्या नहीं, ये बात है इसमें। तो भैया पंचगव धना जो है ऐसे नहीं है, बहुत धांसू है, एक बार में समझ में नहीं आता, इसमें प्रक्रिया का काठिन्य है थोड़ा सा। यहाँ पर कई समास घुसेड़ रखे हैं ना, बच्चों को कभी कभार ये दिक्कत देता है। हमने आपको इस तरीके से इसे बताया, आप इसे इस तरीके से धारण किए रहिएगा, ठीक है। चलो अब आगे की कुछ बात बताते हैं आपको। अब भैया ये उत्तर पद के परे रहते पंचगव धना आपने उदाहरण पढ़ लिया है। अब आइए आगे की चर्चा करते हैं। समाहारे च वाच्ये, ध्यान रखिए हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र के द्वारा जो 3 प्रकार का समास विधान किया था, उसमें से अब हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं समाहारे च वाच्ये, जो कहा है ना समाहार वाच्य होने पर ये समास होता है। तो चलिए ये तीसरा प्रकार है। तो सबसे पहले पहला प्रकार था तद्धितार्थ विषय, ध्यान रखें। दूसरा था आपका जो अभी पढ़ाया, कौन सा, उत्तर पदे परतः। और तीसरा क्या प्रकार है, समाहारे च वाच्य, समाहार वाच्य होने, अर्थात समाहार वाच्य, वाच्य माने उसका अर्थ होने पर यह समास विधान किया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता रहे हैं भैया। देखो कर्मधारय तो आप अभी कल से पढ़ोगे, लेकिन कर्मधारय होता क्या है उसे जान अभी से रहे हो। कह रहे हैं जी तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधारया। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय का अर्थ आपके वरदराचार्य जी ने लिखा नहीं, उन्होंने कहा बच्चे समझ जाएंगे, सूत्र से ही अर्थगतार्थ है। ऐसा अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि समानाधिकरण पदकः, समान अधिकरण पदों वाला। समान अधिकरण पद का मतलब जो जब 2 पद किसी एक द्रव्य को कहते हैं तो समानाधिकरण कहा जाता है, उनमें समान विभक्ति होती है उन 2 पदों में, ये जानिएगा। तो ऐसे पदों का जो तत्पुरुष होता है वो कर्मधारय संज्ञा को होती है, उनका नाम, उसका नाम हो जाता है जी कर्मधारय। ठीक है, तो ये संज्ञा सूत्र है ये। तो चलिए ये यहाँ पर क्या करेगा है, यहाँ क्या, जहां पर जहां जहां समानाधिकरण है तत्पुरुष के अंतर्गत वो कर्मधारय संज्ञक है। ठीक है, कर्मधारय संज्ञा का उपयोग आगे आएगा। तो भी यहां से ही क्यों दे दिया इन्होंने, यहां से इसलिए कह दे दिया कि कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु है, इन्हें द्विगु कहना था। तो बिना मुख्य भेद को बताए उसका अवान्तर भेद कैसे बता सकते थे, तो इसलिए कर्मधारय को पहले बता करके द्विगु बता रहे हैं अब। क्योंकि द्विगु को पहले क्यों बताया अब, क्योंकि अभी तो आपका प्रकरण क्या चल रहा है, तद्धितार्थो तत्समाहारेचा का, और ये अब जो है आगे के समास है, तो इनको अभी से क्यों बता रहे हैं, कि वो बता रहे इसलिए हैं कि तद्धितार्थो तत्समाहारेचा से इससे द्विगु का संबंध है। वो क्या है, द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु का अर्थ क्या है, यहाँ लिखते हैं, बहुत सारे इस संख्या पूर्व द्विगु से ऐसा ही अर्थ समझ लेते हैं छोटा सा, क्या कि जिसकी संख्या पूर्व में लग जाए उसे द्विगु समझ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया, पूरा अर्थ समझिएगा। तद्धितार्थे इत्यत्रोक्तस्त्रिविधा संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञः स्यात्। कितना बढ़िया तरीके से लिखा वरदराजाचार्य जी ने कि तद्धितार्थे इत्यत्र उक्तस्त्रिविधा, तद्धितार्थोत्पत्त समाहारे चाहे सूत्र में जो 3 तरीके का समास विधान किया गया है,
तीन तरीके का कौन सा विधान किया गया है, मैंने कल आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था ना। आइए उसी को देख लीजिए, वो समास विधान ये है। मैंने स्लाइड के द्वारा आपको ये दर्शन कराए थे तीन प्रकार के समास के। हाँ भैया इधर आ जाओ साइड में, यहाँ पर देख लीजिए। समानाधिकरण दिक् संख्या वाचियों के यहाँ समास चल रहे हैं। उसमें से पहला टाइप यही था, तद्धितार्थ विषय। दूसरा था उत्तर पदे परतः। तीसरा था समाहारे वाच्य। ये तीन प्रकार के समास विधान की बात कर रहा है यही संख्या पूर्व द्विगु के। यहाँ पर जो त्रिविध समास है इस सूत्र के द्वारा किया गया, जो तीन टाइप का समास है, उसमें क्या होता है, यदि संख्या पूर्व में लगी हो तो आप उसे कह देना कि ये तो द्विगु है, द्विगु। तो कहा है तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तस्त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञा स्यात्। उसमें जो संख्या पूर्व वाला होता है वो द्विगु संज्ञक होता है। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करें, बिल्कुल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पंचानाम गवाम समाहार, पांच गायों का समाहार, अर्थात पांच गाय कहीं पर एक समूह में बैठी है, तो पांच गायों का समूह, ये अर्थ हो गया। ऐसा जो है लौकिक विग्रह हुआ, तो मैंने क्या बोला, पंचानाम गवाम समाहार। और कुछ बच्चे लोग यहाँ क्या स्टाइल दिखाते हैं राजेश जी, ऐसा देखो पंचानाम है ना, उसमें टोन मिला करके कहते हैं पंचानाम गवानाम समाहार। तो वो गो शब्द के रूप में वो तो ऐसा समझते हैं कि बस टोन मिला दो ऐसे ही रूप बनेंगे। एक बच्चे ने तो भैया पीएचडी का वो कोर्स वर्क कर रहा था, और उसने तो जब गो शब्द का तृतीय विभक्ति का रूप गोवा लिख दिया, मैंने कहा वाह क्या बात है, उसने गवा की बजाय गोवा लिख दिया है। अब मैंने कहा कि भैया देखो कैसा कैसा चल रहा है, तथा गो शब्द के रूप आपको स्मरण अवश्य होने चाहिए, क्योंकि संस्कृत में भैया गो शब्द का तो बहुत प्रयोग है। किम गवि गोत्वम, किम अगवि गोत्वम, यदि गवि गोत्वम नहीं मई गोत्वम, कितने गोत्व की चर्चा की गई। इस शब्द के तो रूप आने ही आने चाहिए। तो पंचानाम गवाम समाहार गो शब्द के आम विभक्ति का रूप है। पंचनाम गोवाम, ये स्थिति होगी। ऐसी स्थिति होने पर क्या करो, किससे यहाँ पर समास होगा। ये मत कह लेना कि जी संख्या पूर्व दुगु से दुगु समास हो गया, अरे भैया नहीं, ये तो संज्ञा सूत्र है। यहाँ समास किससे करना है, तद्धितार्थोत्पत्ति समाहार, इस सूत्र के द्वारा ही समास है। ठीक है, समास होने का फल क्या होता है, प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा का मतलब फिर विभक्ति लोग, चलो कर दिया, पंचन गो। और जो दिशावाची संख्यावाची है वही यहाँ पूर्व में प्रयोग रहते हैं, ध्यान रहे उन्हीं की उपसर्जन संज्ञा का उपयोग होगा। चलो ठीक है, तो स्थिति हमारी क्या हो गई, पंचन गो। अब यहाँ पर ये आपका गोंत तत्पुरुष है ना, गो अंत वाला तत्पुरुष, यस। पहले तो काम कर लीजिए, नलोपात अंतर्वर्ती व्यक्ति मान करके जैसे नकार का कर दीजिए लोप, नकार का लोप हो गया। ठीक है, क्या बचा, पंचगो। अब इससे आपने अभी सूत्र पढ़ा है, गोरत अध्यत लोकी। गोंत जो तत्पुरुष होता है, तो आपने यहाँ पर तत्पुरुष समास किया है जैसे मैं पंचन गो, तो पंचन गो इति पदम गोंत तत्पुरुष पदम वर्तते। अतः गोरत अध्यत लोकी इति सूत्रेण अत्र टच प्रत्यय भवति, अयम समासांत टच प्रत्यय उच्यते। तो ये समासांत टच है, अर्थात समास करने के बाद में होगा। तो पंचगो में आपने तत्पुरुष समास कर लिया है। अच्छा, और इसी तो स्थिति हो गई पंच गो टच, और टच का भैया का बचे, टकारस्य चकारस्य च इति संज्ञायाम लोपे च पंच गो अ, ऐसी स्थिति होगी। अब क्या करिए, ऐसी स्थिति होने पर अब तो अवादिश करना ही पड़ेगा ना, अवादिश कर लीजिए। स्थिति हो गई पंच ग अब अ, और वर्ण सम्मिलन करके कहा बना अभी तक पंचगव। अब यहां से अब काम स्टार्ट होते हैं। अब पंचगव से क्या करें, क्या लिंग लाएं क्या वचन लाएं, ये सब विचार चले। तो सबसे पहले पंचगव जो यहाँ पर है, संख्या पूर्वो द्विगु, अब इसको लगाइए। तद्धितार्थे तत्र उक्त त्रिविधा, यहाँ पर जो तीन प्रकार का जो समास विधान किया गया है उसमें संख्या पूर्व द्विगु, शायद उसमें संख्या पूर्व में लगी हो तो वो द्विगु हो जाता है। तो आपने अब इसकी पंचगव की कौन सी संज्ञा कर ली, द्विगु। अब इसका नाम द्विगु हो गया। जब भी हम कह रहे हैं ना ये समास कर लो वो समास कर लो, तो इसका मतलब वो संज्ञाएं करते चलो, समास एक संज्ञा है।
तत्पुरुष भी एक संज्ञा है, कर्मधारय दिगु भी एक एक संज्ञा है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, दिगु संज्ञा कर ली। ठीक है, दिगु संज्ञा करने का फल क्या है तो बता रहे हैं, फल आगे के सूत्रों के द्वारा बता रहे हैं, क्योंकि जो संज्ञा उसका फल है कि द्विगुर एक वचनम दिग्गर्थ समाहार एक वत्स्या। जो दिग्गर्थ समाहार होता है अर्थात द्विगु अर्थ वाला समाहार, वो एकवत हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा हो क्या रहा है, और ये समाहार एकवत, समाहार तो आप समझ रहे हैं, समूह समाहार, समूह कहते हैं समाहार, लेकिन एकवत क्या चीज है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए मित्रों, जो समाहार होता है, समाहार में यदि समाहारगत, समाहार माने समूहगत जो उसमें संख्या है उसकी यदि विवक्षा कर दी जाए, तो समूह में जैसे यहाँ पर, यहाँ के समूह में 5 गाय हैं, तो 5 गाय होने से क्या होता, गाय 5 संख्या की है तो बहुवचन होता कि नहीं, ये बात बताइए। यहाँ पर बहुवचन होता, किंतु बहुवचन की प्राप्ति थी, लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया कि जो दिग्वर्थ समाहार है वो तो हमेशा और हमेशा वह एकवत होगा, अर्थात समाहार को एक समझा जाएगा। किस गायों का समाहार कितना है, 1, ये 1 समूह है, 1 ग्रुप, ठीक है, उसको एक समझा जाएगा बस। उसमें अवयवगत जो संख्या है उसमें हम अलग 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 उसकी विवक्षा नहीं करेंगे, अवयवगत संख्या की जो विवक्षा है वो एकत्व न होगी बस। तो इसने क्या किया, दुग्गर्थ समाहार को एकवत किया। एकवत करने से क्या होगा, हम हमेशा यहाँ पर एक वचन ही लाएंगे, पक्का। अब इससे आप द्विवचन बहुवचन नहीं ला सकोगे। इतनी बात क्लियर हुई। तो द्विवचन बहुवचन और ये के रूप नहीं चलेंगे, सीधी सी बात ये है। तो चलिए समाहार को एकवत कर दिया, चलो एकवत कर लिया, सू ले आए, लेकिन क्या अब हम इसे बना दें क्या पुल्लिंग में ही, कहा नहीं डटिए। आगे एक और नियम और बताया कि स नपुंसकम, अर्थात जो समाहारे द्विगुर्द्वंद्वश्च, समाहार में जो द्विगु और द्वंद्व होते हैं वो नपुंसकम स्यात्, वो नपुंसक लिंग वाले होते हैं, वहां नपुंसक लिंग हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर समाहार अर्थ में कौन सा समास है, द्विगु या द्वंद्व है, द्विगु है, तो नपुंसक हो जाएगा। तो नपुंसक में क्या होता है, सू सू के स्थान पर हम प्रत्यय आ जाएगा, पंचगवम, और अमी पूर्व से पूर्व करके पंचगवम बना दीजिएगा और एक ही वचन में बनेगा, इसके रूप एक ही वचन में चलेंगे। ठीक है, तो भैया ये पंचगवम इस तरीके से रहा। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नियम शेष रह गए हैं दिगु के, जो यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में मूल में भैया चर्चा नहीं की है वरदराजाचार्य की। ठीक है, समझे ना, उसकी चर्चा नहीं की है। आइए उनकी चर्चा करना भी बड़ा नितांत आवश्यक है, क्योंकि उनका साहित्यिक बहुत बड़ा प्रयोग है। ये हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा बहिमी व्याख्या से। बहिमी व्याख्याकार ने ऐसा संकलन यहाँ पर किया है जिससे देख करके आप बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो भैया पंचगव्य की सिद्धि बता देना एक बार, लाओ ये सुधा व्याख्याकार क्या कह रहे हैं इनकी भी बात सुन लीजिए। सुधा व्याख्याकार ने पंचगव्य की सिद्धि यहाँ से लिखी है, बड़ी सरल है। जो पंचगव्य धना बना लेगा उसके लिए पंचगव्य क्या है, कुछ भी नहीं। तो पंचानाम गवाम समाहारा इत्यत्र तद्धितार्थोत्तर समाहारे च इति समासे सुपोलुकी पंचन शब्दस्य न लोपे घोर तद्धितलुकीति टचि टचयोर लोपे पंचन गो अ इति भूते च वाव इत्यवादि से संख्या पूर्वो दिगु इति दुगु संज्ञायाम, दुगु संज्ञा हो जाएगी उसकी। और दुगुर एक वचनम इति एक वचने सौ और स नपुंसकम, ये बिंदी कहाँ छूट गई, बिंदी छूट गई इससे। स नपुंसकम इति नपुंसकत्वात् सो रमि पूर्व रूपे, सही बात है, सनपुंसकम से नपुंसकत्वात् सुसुकम परम पूर्व च पूर्व रूपे विहिते पंचगमम इति सिद्धम। वाह क्या धांसू तरीके से किया है। अब हम बात कर रहे थे कुछ कि हमें इस द्वंद्व वो द्विगु समास विषय कुछ अन्य नियम और भी जान लेने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए उनको जानते हैं। तो ये कहाँ गए, संख्या पूर्व द्विगु, यस, दूर एक वचनम, सनपुंसकम, इन्होंने सिद्धि दे दी। इसी तरीके से और कौन कौन सिद्ध होंगे आइए जरूर देख लेना चाहिए। इसी तरीके से देखिए, अभी तो पंचानाम गवाम समाहार पंचगमम आपने बनाए थे, ऐसे ही पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम बनाइएगा, और त्रयाणाम भवनानाम समाहार त्रिभुवनम बनाइएगा।
चतुर्नाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम बनाइएगा। पंचानाम कुमारी नाम समाहार, पंच कुमारी ऐसा भी बनेगा, रस हो जाएगा। पंचानाम धेनु नाम समाहार, पंचधेनु। त्रयाणाम कूटानाम समाहार, कटु नाम समाहार इति त्रिकटु। त्रिकटु एक चूर्ण होता है। यहाँ एक बात और जान लीजिएगा, एक नियम यहाँ पर ये होता है दिगु के विषय में कि अकारांतोत्तर पदो दिगु स्त्रियाम इष्टः। यदि दिगु समास वाला पद यदि अकारांत हो, ठीक है, अ अंत में यदि हो है उसके, अ ह्रस्वकार की बात हो रही है ये, अ अकारांतोत्तर दिगु स्त्रियाम इष्टः, उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, जैसे त्रिलोक शब्द है, तो त्रिलोक शब्द वर्तते अकारांतः, वर्तते ने? हाँ। और क्या है, और उदाहरण देख लीजिए दूसरा, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो अष्टा, अब यह क्या बनेगा, अध्याय शब्द कैसा है, अष्ट अध्याय, आपका अध्याय शब्द है अकारांत। ऐसे ही देखिए तो वो क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे त्रयाणाम, यहां से देख लेते जाइए, तो त्रयाणाम लोका नाम समाहार, त्रिलोकी बनता है। पंचानाम फूला नाम समाहार, पंचफूली बनता है। फूल समझते हो ना, पूरे, किसान लोग जानते हैं जब पूरे बांधते हैं तो। अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, अष्टाध्यायी बनता है। तो जब अकारांतों में ये बनते हैं, तो अब एक बात बताइए, अभी आपने पंचानाम पात्र, वो पंचानाम पात्राणाम समाहार पंच पात्रम बना कैसे दिया, क्योंकि पात्र शब्द अकारांत है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिभुवनम कैसे बना दिया, पंच पात्रम की बजाय पंचपात्री, त्रिभुवनम की जगह त्रिभुवनी, और चतुर्युगम की जगह चतुर्युगी ऐसे बनाने चाहिए थे। तो इसके लिए कह दिया जी, वहां पर एक वार्तिक और है, पात्राद्यंतस्य न। जो पात्रादि गण में पढ़े गए शब्द होते हैं उनमें वो अकारांत होते हुए भी उनमें ये स्त्रीलिंग के द्योतन के लिए ये ई प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तो ये पात्रादि गण में पढ़े गए पंचपात्र त्रिभुवनम, अतः अकारांत होते हुए भी ये स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं हुए। ठीक है, किसमें रहे, स नपुंसकम से नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, ये बात आपको बतानी थी। अब इतनी बात बताने के अनंतर मित्रों, अभी तक आपने ये दो वीडियो के माध्यम से तद्धितार्थोत्पत्त समाहारे जय सूत्र को जो पढ़ा था, भैया उसका बढ़िया डायग्राम ये भैमी व्याख्याकार बना दिए हैं, इनको जय हो इनकी। तो तद्धितार्थे के उदाहरण आपने देखो, ये दिशावाची और संख्यावाचियों का समास था। देखते जाइए इसको, दिशावाची एंड संख्यावाची। तो तद्धितार्थ में दिशावाची आपने पढ़े थे पौर्वशाला, एक ही था ना, और भी उदाहरण पर जान लीजिए, आपरशाला और दक्षिणशाला। और यहाँ संख्यावाची के उदाहरण मूलकार ने प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन आप जान लीजिए, पंचकपाल, पांचनापिति और श्रावणमातुर। उत्तर पद के परे रहते पूर्वशाला प्रिय आपने पढ़ा था। ठीक है, और वो दिग्वाची था। और दिग्वाची का संख्यावाची है जो, वो है पंचगवधन, और 10 गवधन, आपने पंचगवधन इसमें से पढ़ लिया, 10 गवधन वैसा ही बनेगा। और दिशावाचियों का समाहार होता है कि नहीं, ये बात ध्यान रखने की है। दिशावाचियों में समाहार बिल्कुल नहीं होता है। और संख्यावाचियों में समाहार होता है कि नहीं, यस, संख्यावाचियों में समाहार होता ही है। तो पंचगवम, त्रिभुवनम इत्यादि आपने इसके उदाहरण पढ़े थे। कहिए सरोज जी, क्या कहना चाहते हैं? सर, यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा तो सणमातुर, यहाँ पर क्या कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा या पंचगवधना में ना ना सणमातुर वो तो शरणाम मातृनाम। सणमातुर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पे वो कौन आपको सा यहाँ समास पर यही होगा? कहना पड़ेगा, तत्पुरुष कहना पड़ेगा ये। जी सर, लेकिन ठीक है ना, अष्टाध्यायी पंचपात्र यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। नहीं दिगु दिगु, जी जी सर आप सर। द्वंद्व न कहें, दिगु कहें हाँ आप हाँ, इसे। ठीक है, सर। और माना कि पंच है तो ये तत्पुरुष का ही अवान्तर वेद, यानी कि कर्मधारय का अवान्तर वेद है, जी सर। और उसको दिगु नाम से कहते हैं, वो आपको कहना पड़ेगा। पंचगम पंचगवधन वो तत्पुरुष। जी जी। जी सर। पंचगव धना को बल्कि ये कहिए तो ज्यादा बेहतरीन होगा, जिसे मैं बीच में कह रहा था
कि तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि है, ये केवल तत्पुरुष ना कहिए। तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि, ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। और यहां पर भी जो पंचगव के भीतर में है ना, ये भी, उसमें भी ये जो है दुगु, दुगु भी आप इसे कह सकते हैं, पंचगवा के भीतर जो है। जी सर। पर बात यह है कि यहाँ पर एक और समास है, इसलिए इसको सही रूप में हम यही कह सकते हैं कि तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि, इसी नाम से है ये फेमस वैसे तो, है ना। तो चलो आज का पाठ इतना ही था, अब आपको बस इतना ही पढ़ाते हैं, आगे की आगे चर्चा करेंगे। चलिए, तो हर हर महादेव, चलो विश्राम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। जी, हर हर महादेव।